Assalamu alaikum students. I hope you are doing well and studying social psychology. You remember in the previous lecture we talked about the applied aspects of social psychology, and in this reference we talk about the use of social psychology in the courtroom situations. Today we'll be also expanding on the same issue, लेकिन हम आज बात करेंगे कि क्लिनिक्स में सोशल साइकोलॉजी जो है वो कैसे इस्तेमाल होती है. So let's first review what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture, we talked about social judgments of lawyers, judges and jurors, and we talked that how they could be affected by their perceptions and cultural and social norms. उस सिलसिले में सबसे पहले हमने आई विटनेस टेस्टिमनी की बात की थी, and we discussed that how persuasive is an eye witness testimony, and we discussed that it is very difficult to erase the credibility of an eyewitness testimony from the minds of the jurors, and that is why it is considered very persuasive. Even उसके अगर जवाब में कोई अटॉर्नी जो है उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई दलाइल भी देता है, even it has been observed कि that doesn't work. इसको सिर्फ डिस्क्रेडिट करने का एक ही तरीका ज़्यादा स्टडीज़ ने साबित किया है, और वो क्या है कि you provide a contradictory eyewitness. तो उससे कुछ जो है वो पहली आई विटनेस को आप डिस्क्रेडिट कर सकते हैं. सो इफ आई विटनेस टेस्टिमनी इज सो मच इम्पॉर्टेंट और दैट इन्फ्लुएंसेस पीपल्स जजमेंट एंड आल्सो जजमेंट्स ऑफ ज्यूरर्स, देन हाउ द क्वेश्चन इज दैट आर दे वेरी एक्यूरेट. फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको कंसिडर करना कि वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, एंड द स्टडीज हैव शोन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट. उनकी एक्यूरेसी जो है वो अराउंड 50% है. सो दिस डिटर्मिन्स दैट वी शुड ट्राई टू द एक्यूरेसी ऑफ दिस जजमेंट, और उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने चाहिए. सोशल साइकोलॉजिस्ट्स हैव सजेस्टेड अ फ्यू फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट आई विटनेस टेस्टिमनी, और उसकी एक्यूरेसी जो है उससे बढ़ाई जा सकती है. फर्स्ट पॉइंट जो हमने इस रेफरेंस में डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस इंटरव्यूअर्स या डिटेक्टिव्स जो हैं. इट हैज़ ऑफ्टन बीन ऑब्जर्व्ड कि वो एक ख़ास किस्म के सवालात ही हर डिफेंडेंट से पूछते हैं, या फिर जो भी सस्पेक्ट होता है उससे ख़ास किस्म के सवालात पूछते हैं, जबकि तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि द पर्सन इज़ आस्क्ड टू रिकलेक्ट हिज मेमोरीज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, एंड आल्सो टॉक अबाउट व्हाट दे वर थिंकिंग एंड फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन दैट इवेंट हैपेंड, और दे हैव टू बी रिकंस्ट्रक्ट दैट सिचुएशन थ्रू देयर माइंड एंड मेमोरी, और उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है वो किए जाने चाहिए. देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट मिनिमाइजिंग फॉल्स लाइनअप आइडेंटिफिकेशन, एंड वी डिस्कस्ड अ फ्यू टेक्निक्स दैट हैव बीन यूज्ड सो फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सस्पेक्ट. और उसमें ये होता है कई दफ़ा आप एक शख्स को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसी को पहचानो कि ये सस्पेक्ट है कि नहीं. सो दिस procedure has some problem, or what were the problems we have discussed in that previous lecture. तो इस सिलसिले में क्या होना चाहिए, we discussed that जो भी सस्पेक्ट हैं उनको बारी बारी दिखाया जाए, and plenty of time should be given to that person who is trying to recognize that suspect. और लाइन अप आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका ये भी है कि द पर्सन हु इज़ डूइंग दैट एक्ट इज़ इंस्ट्रक्टेड कि द सस्पेक्ट माइट और माइट नॉट बी इन द लाइन अप जो कि आपको दिखाई जा रही हैं. और एक तरीका ये भी है कि पहले ऐसे लोग दिखाए जाएं हु आर नॉट सस्पेक्ट एट ऑल, सो दैट दोज पीपल who might be suffering from their memory problems, they could be screened out for identification. And then finally, in this reference, we talked about the education of jurors. Jurors should be familiar with all those factors which could help them in correct judgment. And then we also discussed that jurors should be free from biases. और वो biases क्या हैं? These are the other factors that could influence jurors' judgment. और jurors की judgment जो है वो किस तरह से मुतासर हो सकती है? They could be influenced by the defendant's characteristics. और जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखा, उससे पहले बहुत दफ़ा पढ़ा कि physical attractiveness is the most important factor in influencing our judgment. And we are very impressed and we are always giving decisions in favor of those people who are attractive. तो इससे इज्तनाब करना चाहिए jurors को, and they should not assume that the person who looks confident is also innocent.
तो क्रेडिबिलिटी पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, एक्यूरेसी पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस और कॉन्फिडेंस पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल ट्रेट्स. इफ़ अ पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी बोल रहा हो. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सिमिलैरिटी टू jurors. If defendant is similar in attitude, in social background and in race, ethnic minority or majority, then it happens that usually jury's sympathies are associated with that defendant. तो ये कुछ फैक्टर्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे एज फार एज कोर्ट रूम रेफरेंस इज कंसर्न्ड. जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हम सोशल साइकोलॉजी का इस्तेमाल और यूज़ क्लिनिकल सेटिंग में देखेंगे. So this is actually building a bridge between clinical psychology and social psychology. Or social psychologists जो हैं, they are trying to understand that how the minds of professionals and lay people could be influenced by their perceptions, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. और जब हम क्लिनिक की बात करते हैं तो we are going to discuss that how judgments of clinicians are affected by their understanding of person perception. और किस तरह से उनके एटीट्यूड्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके पर्सनल बायसेस एंड वट एवर दे आर ऑलरेडी थिंकिंग हाउ दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर क्लिनिकल डायग्नोसिस. The second thing that we will be discussing in this reference will be that how social cognitions and thinking could create some illnesses. For example, mental illnesses like depression, anxiety and stress related disorder, and at the same time physical disorders किस तरह से पैदा हो जाते हैं इंसान की particular सोच से. The third thing that we will be talking today is about reversing those maladaptive patterns. कैसे उसको रिवर्स किया जा सकता है. And then finally we'll be talking about the relationship between social support and physical and mental well-being. So let's first talk about the use of social psychology in clinical judgments of clinicians. जब clinicians clinical judgments करते हैं तो कैसे उनकी person perception or the understanding about themselves influence their judgments. The first question is, what is clinical judgment? Clinical judgment is actually the result of overall procedures that are adopted while clinicians are dealing with their clients. They get their data from clinical tests, वो administer करते हैं clients पर, patients पर, और उसके बाद जो है वो उसके साथ interview करते हैं, clinical interview, case histories लेते हैं, और उसके बाद जो है they give the final diagnosis, and that is based on their overall judgment of the entire process. So it has been observed by James Maddox, and he pointed out that in 1993 that professional clinicians are vulnerable to insidious errors and biases. Professional clinicians जो हैं, they have been observed to have biases when they are making diagnosis. अब ये biases किस तरह से हैं? First of all, they are frequently the victims of illusory correlations. अब बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ नताइज मिलते हैं और उसके बाद हम एसोसिएट करते हैं उनको डायग्नोसिस के साथ. कुछ सिम्टम्स पता चलती हैं पेशेंट की और फिर हम समझते हैं कि येस दैट पर्सन इज़ हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम. इस सिलसिले में कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपको शायद पता होगा कि वो क्या होती हैं. दे प्रोजेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड दिस इज़ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ मेजरमेंट नहीं होती. और यूजुअली दे आर यूज्ड बाय एम्प्लॉइंग स्टोरी इंटरप्रिटेशन. आप स्टोरी बिल्ड करते हैं, बनाते हैं तस्वीरें देखकर, या फिर कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसकी बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में असेसमेंट की जाती है. तो डिफरेंट जो ड्राइंग टेस्ट्स हैं उन पर यह क्रिटिसिज्म है कि वट एवर पर्सन सेज उसकी कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन इस तरह की होती है कि द पर्सन, फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन हैज़ ड्रॉन मैन्स और वुमेन्स फिगर और उसमें बॉडी और शक्ल दिखाई गई है उस ड्राइंग में, तो जो ड्राइंग है उसमें अगर फीट आर मिसिंग तो दैट शोज इनसिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशंस. इफ द ears are very prominent, for example, then it could show paranoia of the person. If eyes are made in a peculiar way, then that shows another thing. और इसी तरह से अगर eyebrows जो हैं वो bushy हैं या thin हैं तो that could show especially bushy aggressive tendencies.
So it has been often observed that it is not essential that they must be correlating with the personality traits. और कुछ टेस्ट जो हैं they are credible while the others are not. So it has been observed that usually the correlations between the description of the person and the drawing of the person and the symptoms जो भी या diagnosis है that is weaker than clinicians assume. एक जैसे ड्रॉ पर्सन टेस्ट है उसमें अगर आईज जो हैं वो पेक्यूलियर तरीके से बनाई जाएं तो वो इसका एक अलग डायग्नोसिस है. इसी तरह से जैसे मैंने कहा कान बड़े बना दिए जाएं तो पैरानोया जो है वो इंडिकेट होता है. So often it has been observed that clinicians are establishing the correlations which are not that strong and which are based on these projective techniques, and it is especially true for those projective techniques which are not considered very valid. बल्कि एक तो प्रोजेक्टिव टेक्निक इसी तरह की है जिसमें ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है, उसमें मुझे कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी नज़र नहीं आती कि क्लाइंट जो कुछ भी कहता है दैट इज़ शोइंग ईदर कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ ना कुछ जो है वो किसी तरह से भी पिक्चर बनाए तो कुछ ना कुछ उससे इंडिकेट होता है. सो दैट नीड्स केयरफुल अटेंशन. The second thing is that clinicians are too readily convinced of their own after the fact analysis. So when they know that what is the outcome, then they presume that yes, they already knew that. So it is similar to that I knew it all along phenomena जो हमने शुरू में अपने social psychology के syllabus में discuss किया था. इसकी एक जो excellent example है that has been provided by Rosenhan et al. In 1973. Rosenhan and his 7 associates in fact went to different hospitals and they did not change any of their case histories जो उनके साथ जो उनकी लाइफ हिस्ट्रीज थी उन्होंने वो बिल्कुल वैसे ही बताई डॉक्टर्स को जैसे कि असल में वो थे. They just change their names and their job designation. ये नहीं बताया कि वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्रीज बिल्कुल सही बताई, लेकिन दे जस्ट सेड वन थिंग इन एडिशन टू दैट एंड दैट वाज दैट दे आर हियरिंग वॉइसेस. व्हेन दे सेड दे आर हियरिंग वॉइसेस तो उसके अलावा इन्होंने और कोई सिम्टम शो नहीं किया. एंड दे वेंट टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट single symptom they were admitted into hospital for 2 to 3 weeks. And when they were admitted into those hospitals, so it was found by the end of that experiment ये देखा गया कि जो clinicians थे वहाँ they were trying to fit them into the diagnosis of schizophrenia. और जो उनकी life histories थी even they were relating that to the diagnosis of schizophrenia and how they were behaving in the hospital. They were trying to conclude from that yes, they were having bizarre behavior and personalities while they were completely normal people. So this shows that clinicians were trying to fit them in an already created जो कि एक schizophrenia जो mental disorders की किस्म है, सिर्फ एक symptom की base पर they were trying to fit them in that particular category. The third criticism of social psychologists on the clinical judgment is that clinicians often fail to appreciate that erroneous diagnosis can be self-confirming. Sometimes people provide themselves this evidence कि वो क्या करते हैं कि वो उस तरह के behavior का मुजाहरा करते हैं कि clinicians खुद ब खुद सोचते हैं कि yes, that person is fitting into that particular category. और they do not understand कि अगर आप इनको एक diagnosis assign कर देंगे तो that could be self-confirming कि they will be behaving in that particular way जो आप उसको नाम दे देते हैं. And the fourth criticism is that clinicians are often overestimating the predictive powers of their clinical intuition. They think that their decision based on their intuition is better than the statistical analysis जो कि हमें tests वगैरह की बेस पर हम करते हैं. It has been realized that statistical analysis और जो statistical assessment है on the basis of projective and non-projective clinical tests वो भी कोई उसकी limitations और drawbacks से आ रही नहीं है. It has its certain flaws. लेकिन clinical intuition of the clinician can have even more flaws.
Paul Mihail in 1986 pointed out that after working on this dimension for 3 decades and demonstrating the superiority of statistical over intuitive prediction is more confirmed after working on 30 years on this reference, that he pointed out that in fact statistical assessment is superior than the intuitive judgment of clinicians, and he said that there is a great evidence to support that. The second thing that we are going to discuss is that how social cognitions and how thinking process could create different problems. For example, they could create depression, they could create loneliness in people, they could create anxiety, and they could also be related with physical and mental other aspects of mental health. अब इन चारों aspects को बारी बारी देखते हैं. So the first thing is social cognition and depression. Depression or depressive realism is the tendency of mildly depressed people to make accurate rather than self-serving judgments, attributions and predictions. What happens that normal people, when they are attributing and when they are interpreting the causes of different people's behavior and whatever is happening in their life, जब वो interpret करते हैं तो वो थोड़े से biased होते हैं. किस तरह से biased होते हैं कि they usually attribute success due to their dispositional factors, trait theory जो हमने discuss की थी, और वो ये समझते हैं कि success उनकी अपनी खूबियों की वजह से है. उसके बरक्स whenever there is a failure, usually we try to allot the responsibility to some external factor. If I failed some test, I could say that it happened because on that day it was raining और मुझे पहुँचते हुए बहुत देर हो गई and I became tired, and another explanation that the examiner was not fair और वो मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं समझता या समझती. तो हम external factors पर responsibility डाल देते हैं. इसके बरक्स the person who is suffering from depression, that is actually showing realism. उसको जो नज़र आता है वो उसके मुताबिक ही interpret करता है. And sometime this is better that we attribute the causes to external factors when especially it is a failure. In over 100 studies involving 15,000 subjects, depressed people have been more likely than non-depressed people to exhibit a negative explanatory style. And that has been pointed by Sweeney et al. In 1986. We have talked about explanatory styles before, okay, how it could contribute to different illnesses. And what are these explanatory styles? For example, the person who is depressed could be attributing failure to stable, global and internal causes. Global यानी ये जो है ये generalize कर देते हैं कि if I failed, I am going to fail everything. And stable, it's going to stay there. अब कुछ change नहीं होना. And internal, it is because of my faulty behavior, it is because of my lower IQ, etc. Here you can see the depressive explanatory style, and you can see these stable, global and internal explanations. They could be different when the person is not depressed. For example, a depressed person would say for stable causes that yes, it is going to last forever, kabhi change nahi hona. And then global explanation, it is going to ruin me, it is going to generalize the entire parts of the entire life of mine. ये पूरी ज़िंदगी पर अगर मैंने एक मैथमेटिक्स का पेपर फेल कर दिया है तो मैं बाकी भी किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो इंटरव्यू भी दूंगा उसमें भी फेल हो जाऊंगा, and whatever I am doing is going to be a ruin. And then internal explanation is that yes, I am to blame, I am responsible for this failure. As compared to that, when a non-depressed person will analyze the situation, he or she could say, as far as stability of the causes is concerned, no, it is a temporary setback, और मैंने अब गलती कर ली, ज़रूरी नहीं है कि आइंदा भी मैं गलती करूं. And in reference to global explanations, non-depressed and normal person could say, no, everything else is okay. मैंने एक टेस्ट फेल किया है, मैं यहाँ तक फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँचा हूँ, अगर मुझ में इतनी कमी होती तो मैं कैसे पहुँचता, और मैं बहुत सारे फील्ड्स में ज़िंदगी में कामयाब हूँ. एंड देन द इंटरनल की बजाय जो है एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन दैट नो, इट वाजंट माय फॉल्ट, समथिंग एल्स हैपेंड, जिसकी वजह से जैसे मैं नहीं पढ़ सका, कोई रीजंस
मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा या कर दूंगी. The next question is negative thinking a cause or a result of depression? So it could happen in both ways. So let's see कि ये दोनों तरह से कैसे हो सकता है. It has been seen that depressed moods cause negative thinking. अगर आपका depressed mood है तो ये इसकी वजह से भी आप negatively सोच सकते हैं. Negative cognitions इस वजह से भी बन सकते हैं. For example, it has been observed by Leonson and Rosenbaum in 1987 that currently depressed people recall their parents as having been rejecting and punitive, but formerly depressed people recall their parents in the same positive terms as do never depressed people. So it indicates that moods also modify our memories. Moods जो current moods हैं उससे हमारी memories भी मुतासर हो जाती हैं कि जो इस वक्त डिप्रेस्ड है वो अपने पेरेंट्स को डिफरेंटली परसीव करेगा. उसके बरक्स जो फॉर्मरली पहले कोई डिप्रेशन का शिकार रहा है लेकिन अब ठीक है, दैट पर्सन विल बी जस्ट परसीविंग देयर पेरेंट्स इन द सेम वे एज नॉर्मल पीपल डू. इसी तरह की एक और स्टडी जो है वो ये शो करती है कि टेम्पररी सेटबैक और टेम्पररी प्रॉब्लम से भी कई दफ़ा हमारी जो है वो डिप्रेस्ड मूड पैदा होता है और उससे फिर नेगेटिव थिंकिंग पैदा हो जाती है. इवन दो वी अंडरस्टैंड दैट द event or the cause is temporary. इस रेफरेंस में मैं एक स्टडी का जिक्र करूंगी and that was conducted by Edward Hurt in 1992 and that was with Indiana University basketball players fans. तो जो वो टीम थी उसके फैंस पर ये एक्सपेरिमेंट कह लें या फील्ड एक्सपेरिमेंट कह लें वो हुआ और उसमें ये था कि their assessment was done at two occasions. Once when their team won the game and secondly when their team lost the game. And it was shown कि जब उनकी टीम जो थी lost the game, so people or fans became depressed. So they were temporarily depressed and when they were asked to indicate the future performance of the team as well as when they were asked कि अगर ये फ़लाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई एक सिचुएशन है तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी होंगी तो दे नेगेटिवली इवेलुएटेड देमसेल्व्स एज वेल एज देयर टीम एंड दैट वाज डिफरेंट फॉर दोज पीपल हु वर हैप्पी एंड हु वर इन अ गुड मूड व्हेन देयर टीम वाज विनिंग. तो इससे ये पता चलता है कि टेम्पररी कंडीशन और टेम्पररी मूड स्टेट की वजह से भी ये हो सकता है कि वी कुड बी थिंकिंग वेरी नेगेटिवली और फिर वो नेगेटिवली थिंकिंग की वजह से भी आगे से फिर डिप्रेशन मजीद हो सकता है. एंड अदर स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट इफ यू आर डिप्रेस्ड देन इट हैज़ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स. इसके बिहेवियरल इफेक्ट्स भी हैं. इट हैज़ अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन विद द अदर पर्सन. जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके साथ एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है डिप्रेशन का. किस तरह से? It has been observed that if you are living with a depressive roommate, so you could also become depressed to some extent. Similarly, those people who live with depressive partners, their mood also are being affected by the depression of their partner. So in that sense, you could say that depression could be contagious. ये बज़ाहर जो है वो इस तरह की बीमारी नहीं लगती कि जो एक दूसरे से मुंतकिल हो जाए, but it does affect people around you. And second dimension is that negative thinking. Could negative thinking cause depressive mood? क्या ये भी हो सकता है कि आपकी thinking negative है जिससे depression हो जाए? So this is also true. And it has been observed that negative explanatory style contributes to depressive reactions. और इस reference में मैं एक study mention करती हूँ यहाँ पर, which was conducted by Alloy and others in 1999. And that study monitored university students every 6 weeks for 2.5 years. 2.5 साल तक उन्होंने क्या देखा कि when students were admitted into university तो उस वक़्त उनका optimism का level जो था वो नोट किया गया और pessimism और optimism. And it was noted that in 2.5 years those people who were optimistic, only 1% of them got depressed in those 2.5 years as compared to 17% of those people who were pessimistic in the beginning and they became depressed in the later years. इसीलिए शायद Seligman, who has worked on learned helplessness, he indicates that the recipe of depression is
that if you are having a pessimistic approach toward life, then you could become later depressed in your life. कुछ और स्टडीज़ ये भी साबित करती हैं कि जब आप डिप्रेशन से ठीक हो जाते हैं तो बीमारी इस वक्त चली गई है, बट यू आर हैविंग नेगेटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, आप एक्सप्लेन चीज़ों को नेगेटिवली करते हैं, इट कुड अफेक्ट द रिलैप्स रेट. सो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ रिलैप्स व्हेन बैड इवेंट्स अकर फॉर दोज पीपल हु नेगेटिवली इवेलुएट थिंग्स. इसका मतलब बीमारी चली गई लेकिन उसके बावजूद अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप फिर दोबारा डिप्रेस्ड भी जल्दी हो सकते हैं उन लोगों की निस्बत हु हैव पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड लाइफ. दिस डायग्राम इज शोइंग अ विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन कि नेगेटिव थिंकिंग से जो है वो डिप्रेशन पैदा होता है और नेगेटिव थिंकिंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है डिप्रेशन की वजह से. एंड इट हैज़ शोन अ साइकिल कि किस तरह से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन यू ब्लेम योर सेल्फ एंड यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर, देन यू आर डिप्रेस्ड एंड देन you think negatively and you behave negatively, and then because of that negative behavior and thinking you encounter more negative experiences because your interaction with people changes. आप लोगों के साथ और तरीके से मिलते हैं, उनको नेगेटिवली इवेलुएट करते हैं, उनकी तरफ बिहेवियर आपका डिफरेंट हो जाता है एंड द कॉन्सिक्वेंस इज कि एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो जाते हैं. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ social cognition, and that is the relationship between social cognition and loneliness. Loneliness or being alone are different. You could be lonely in the middle of a party and you could be alone in a room. घर में आप अकेले हो सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि इनका कनेक्शन हो. If you are alone, it doesn't mean that you will also be feeling lonely. और ये कहा जाता है कि if जो डिप्रेशन है दैट इज़ द यू कह सकते हैं कि इफ़ दैट इज़ द फ्लू ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो ये कहा जाता है कि जो लोनलीनेस है दैट इज़ द हेडेक ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या वो ये कॉमन कोल्ड है. अगर जो पहली कंडीशन है जिसकी मैंने अभी बात की कि अगर डिप्रेशन जो है वो कॉमन कोल्ड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, तो लोनलीनेस इज़ अ हेडेक. It has been observed that chronically lonely people seem caught in a vicious cycle of self-defeating social cognitions and social behaviors. जो हमने पहले बात की, उनका behavior different हो जाता है, उनकी thinking and explanatory style becomes different and negative, और उसकी वजह से फिर they become more depressed. It was shown in one study which was conducted by Wittenberg and Rees in 1986 that when paired with a stranger of the same sex or with the first year college roommate, lonely students are more likely to perceive the other person negatively. People who are lonely, they perceive other people negatively, और उस negative cognition और evaluation की वजह से they behave toward them differently. They try to avoid them, and when they try to avoid them, तो फिर interaction is affected. और जब interaction affected होता है तो this is one of the symptoms of behavioral symptom of depression that you do not like to meet other people. तो जब आप social withdrawal का शिकार होते हैं तो that leads to depression, और इस तरीके से एक vicious cycle जो है वो शुरू हो जाता है. Several studies have related demographic characteristics to loneliness also. For example, couple of studies have shown that unmarried and unattached people are more likely to feel lonely. So it is better to stay attached with people, to seek emotional and physical support from other people. और आगे चल के हम देखेंगे कि जो मैरिज है that is a protection and a buffer against mental illness and physical illness also. It has also been observed कि अगर एज को देखा जाए, ये भी एक डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ पीपल, कि अगर एज को देखा जाए तो एडोलेसेंट्स आर एट द हायर रिस्क फॉर बीइंग लोनली एंड फॉर फीलिंग लोनली. And it has been observed by Larson et al. In 1982 that adolescents experience such feeling more commonly than do adults. और ये कैसे किया गया था कि they were beeped by electronic pager. Electronic pager होता है एक तरह का एक इंडिकेशन, आपके पास कोई लगा हुआ होता है और आप उस पर बटन प्रेस करते हैं और वो दूसरा शख्स जो है उसको एक इशारा मिलता है, एक बीप मिलती है, and then you ask that person wherever that person is at the moment कि how you are feeling. तो ये देखा गया कि अडल्ट्स की निस्बत जो एडोलेसेंस थे व्हेन दे वर अलोन
they were also feeling lonely. तो एडोलेसेंट्स में इसका रुझान ज़्यादा है. मे बी दे आर मोर इनसिक्योर in this very competitive and modern world. And then there are differences in males and females as far as loneliness is concerned. Both may be equally feeling lonely when there is a problem या social support कम होती है. Lonely हम कब feel करते हैं? Lonely हम उस वक्त feel करते हैं when we think that we do not have someone with whom we could share our feelings, and then we feel left out from our surrounding or rejected by other people, and we think that we do not belong, alienated maybe from our group. तो इस तरह की feelings जो हैं वो loneliness को indicate करती हैं. तो it has been observed कि different वजूहात की बिना पर males और females जो हैं they feel lonely. For example, males feel more lonely when they find less interaction with people, दोस्त अहबाब की कमी. As compared to that, females feel more lonely when they are not having one-to-one interaction, and they require that more frequently than males do. The next point is social cognition and anxiety. Anxiety का क्या ताल्लुक है हमारे social cognition के साथ, and how our negative thinking could make us anxious. The question is, when we are anxious, यूजुअली ये समझा जाता है कि हम उस वक्त एंशियस होते हैं व्हेन वी वांट टू मेक गुड इम्प्रेशन ऑन अदर पीपल, और जब इसमें कामयाब नहीं हो पाते, एंड व्हेन वी सी दैट वी आर नॉट कॉम्पिटेंट, व्हेन वी परसीव वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मे बी वी आर कॉम्पिटेंट लेकिन हम परसीव ये करते हैं एंड वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर ओन एक्सपेक्टेशंस, देन वी बिकम एंशियस. It has been observed that shy or easily embarrassed people feel anxious in almost any situation in which they might be evaluated. So usually this is evaluation जो हमें तंग करती है, हमें problem create करती है कि we think that we may be negatively evaluated because we are not performing well, and then shy and anxious person has more chance to be having this feeling. And it has been noted that compared to unshy people, shy and self-conscious people see incidental events are somehow relevant to themselves. यानी ऐसे occasional incidents, incidental जो कि इत्तेफाक से होते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारे लिए हैं. यानी कोई शख्स जो है अगर फ़ोन कट जाए, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं इसने जानबूझ के काट दिया because that person doesn't like me. Or it has been shown by one study by Pozzo et al. In 1991 that in a videotaped interviewer, shy people perceived the interviewer as less accepted and interested in them. तो वो जो videotape interview था that was pre-recorded, लेकिन वो लोग ये समझ रहे थे कि शायद हमसे live interview चल रहा है. And they thought that the interviewer is not accepting them properly as he or she should have been. तो इस तरह से interpretation जो है वो हमारी different होती है when we are in an anxious condition. So it indicates that shy and anxious people also over-personalize situations. वो ये समझते हैं कि whatever reference is made, it is for them and it is personally relevant to them. और जब people are watching them, people are talking about them, कोई उस कमरे के कोने में बैठा हुआ है और they are talking with each other, और by chance वो मुझे देख लेते हैं एक दफ़ा, तो मैं ये समझूँ कि yes, they are talking negatively about me. So these kind of cognitions have been observed in anxious and shy people. The next dimension is social cognition and illness. इसमें दो चीज़ें important हैं. सबसे पहले एक तो ये है कि what is the reaction of the person toward illness, and in that respect it is important that how do we notice symptoms. क्या हम notice करते भी हैं कि नहीं, और notice करते हैं तो फिर उससे conclude क्या करते हैं. For example, you could explain symptoms and think that am I sick, क्या मैं बीमार हूँ. It has also been observed कि हम जब physically sick होते हैं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा attention देते हैं as compared to when we are psychologically sick and having psychological problems. इसकी वजह ये भी हो सकती है कि usually ये समझा जाता है कि जो physical symptoms हैं they are more related with a medical model, और physical symptoms के लिए हम समझते हैं कि yes that is what are the doctors for, physical symptoms को treat करने के लिए हैं. And it has often been observed in especially Asian countries and in Pakistan that when we are having
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो तब भी हम ये समझते हैं कि हमें फिजिकल प्रॉब्लम है, बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड इन फिजिकल डायमेंशन और फिजिकल सिम्टम्स। सो द क्वेश्चन इज कि हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, और फिर कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। एंड हेयर कम्स द नॉलेज ऑफ सोशल साइकोलॉजी कि कैसे आप उसको परसीव करेंगे। सो इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व्ड कि सम टाइम ये सोशली कंस्ट्रक्ट भी की जाती है इलनेस। कैसे? वन स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बाय स्मॉल एंड अदर्स in 1991, and actually that was not a study, it was an observation, और उसके ऊपर ये फिर आर्टिकल लिखा गया। और ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 1989 some people were performing, and these people were students, 600 secondary school children and students were performing in an auditorium, and there were 2000 spectators. और आफ्टर द शो स्टार्टेड, तो ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई, तो सम स्टूडेंट्स हु वर नर्वस, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट फ्यू सिम्टम्स लाइक नोजिया, हेडेक एंड स्टमक एक्स। और उन्होंने एक दूसरे को ये बताना शुरू किया कि पता नहीं यहाँ पे क्या है, मुझे इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं। और उससे देखा गया कि और भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। सो इट वॉज सोशली कंस्ट्रक्टेड लाइक एन एपिडेमिक की तरह ये फैल गई। एंड 247 बिकेम इल ऑन द स्पॉट, and as a result auditorium had to be evacuated. और जब बाद में देखा गया, they were not having any physical problems and there was no problem in the environment as well. So sometime हमारी perception से जो है हमारी illness की perception जो है वो फ़र्क हो जाती है। and if we are nervous, तो बाज़ हमें ये लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, while in fact we are not sick. So it is important that clinicians are aware of all these facts कि किस तरह से हमारी perceptions और cognitions could create a temporary illness. And then the question is, do I need treatment? मेरी perception पे ही इस चीज़ का सवाल का जवाब है कि फिर अगर ये बीमारी है तो then I need treatment. If I don't think it is a disease, then I wouldn't go for treatment. The other aspect which is related with physical illness is emotions and illness. It has been observed that heart disease has been linked with the competitive, impatient, and the aspect that matters is anger prone personality. और वो जो anger prone personality है वो usually A type personality है। A type personalities are highly competitive, time urgency बहुत होती है, and they are impatient, they cannot wait, tolerance कम होती है, and that was pointed out by Matthews in 1988. तो अगर आपके अब you are competitive, you are having these kind of emotions और ट्रेट्स आपकी पर्सनालिटी के, तो उससे भी आप फिजिकली इल हो सकते हैं। तो क्लिनिशियंस शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट आल्सो। सेवरल स्टडीज हैव शोन द रिलेशनशिप ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस विद फिजिकल इलनेस एंड हेल्थ। फॉर एग्जांपल, one study which was conducted by Peterson et al. In 1988 that showed that there is a link between optimism and health. They observed those students who were getting admission in Harvard University, और उन्होंने ये देखा कि जो Harvard University के graduates थे, if they were optimistic, तो उनकी जो later health जो थी that was related with that. For example, they were longitudinally observed. तो पहली दफ़ा उनको assess किया गया 1946 में when they got admission, and then the second time they were reassessed in 1980, and people who were optimistic, they had a better health. They were definitely in good health as compared to those people who were pessimistic. Similarly, one study was conducted by Skier and Carver in 1991, and that study showed the relationship of immunity system to common illnesses. And that study showed कि जो लोगों की इस वक्त जो है they are pessimistic, तो they have greater chance after a year, आप देखें इतने अरसे के बाद, they would have more chance to develop common illnesses, for example sore throat and flu, headaches, etc. तो इस तरह के problems जो हैं वो भी related हैं आपके emotions के साथ, और टाइम गुजर जाता है तब भी they have that association. So it is very important to understand the link between emotions and physical health. The next point is stress and illness. कि stress का illness के साथ भी ताल्लुक है, and people who undergo
highly stressful experiences, they become more vulnerable to disease. और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस जो है उसके लेवल को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक फिजिकल इलनेस से भी हो सकता है. और हमने एक लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर इन फैक्ट फिजिकल इलनेसेस और एक्चुअल मैल फंक्शनिंग इन द बॉडी, एंड दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस. क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं. Jemmert and Locke showed in 1984 that the death of a spouse, the stress of a space flight landing, even the strain of an exam week have all been associated with depressed immune defenses. कि आपका जो immune system है that becomes depressed का मतलब है कि उसकी functioning जो है वो कम हो जाती है. And you know that immunity का कितना ताल्लुक है हमारी physical illnesses के साथ. अगर आप में immunity कम होगी, you will be more susceptible to develop physical illnesses. And finally, the relationship between explanatory style and illness. और हम explanatory style को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप नेगेटिवली परसीव करते हैं चीज़ों को, तब भी आप illness का शिकार होंगे. So the role of the clinical psychologist is to understand all these cognitions and apply that in their clinical setting. The next question is then how these maladaptive patterns can be reversed. So what are the treatments which are social and of psychological nature for these problems? The first one is that you induce internal change through external behavior. Second is you break vicious cycle, जिसके बारे में अभी बात की थी. The third is you maintain change through internal attributions for success. अब इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. First thing is that if you are unable to directly control through your willpower your attributions, अगर आप अपनी इंटरनल स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका एक तरीका ये है कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें. और बिहेवियर थेरेपी जो है वो यही है कि आप सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, और सिम्टम्स जो कि ऑब्वियस हैं, बिहेवियर जो कि नज़र आता है कि इस मैल अडेप्टिव, आप उस बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करते हैं. एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट्स बिलीव कि इससे आपके जो हैं वो इंटरनल कॉग्निशंस जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. सो कंसिस्टेंट विद दिस एटीट्यूड्स फॉलो बिहेवियर प्रिंसिपल, सेवरल साइकोथेरेपी टेक्निक्स प्रेस्क्राइब एक्शन. अब ये जो एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर है कि आपका जो एटीट्यूड होगा उसी तरह का आपका बिहेवियर होगा. हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि there is a consistency and there should be a consistency between your attitude and behavior. तो अगर हम इसको फॉलो करें कि एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर को ठीक करता है या इंडिकेट करता है, तो फिर बिहेवियर जो है वो भी आपके एटीट्यूड को डिटर्मिन कर सकता है. इट्स लाइक अ फुट इन द डोर टेक्निक जो कंप्लायंस की हमने डिस्कस की थी, कि आप स्टेप बाय स्टेप एक अमल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो अपनाते हैं, मोर अडेप्टिव फंक्शनिंग अपनाते हैं, जिसके नतीजे में आपके इंटरनल जो थॉट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बी असर्टिव और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इन फ्रंट ऑफ अ सपोर्टिव ग्रुप यू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग, और उसके बाद रियल लाइफ सिचुएशन में आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं. और यू कुड रोल प्ले इन फ्रंट ऑफ अ सपोर्टिव ग्रुप. जो आपको इनकरेज करते हैं वो थेरेपिस्ट्स भी हो सकते हैं, विच कुड बी अ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है. और यू कुड एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कुड क्राई, यू कुड शाउट, यू कुड एक्सप्रेस योर एंगर in a supportive environment, and then later you could perform that in a real setting. So the second thing is that behavior therapists try to shape behavior and assume that inner dispositions will tag along after the behavior changes. यही चीज़ जो हमने डिस्कस की कि आपकी इंटरनल चेंज तब होगी जब आपका बिहेवियर चेंज होगा. इसी तरह से जो रैशनल इमोटिव थेरेपी है, दैट assume that we generate our own emotions, and clients receive homework assignments to talk and act in new ways that will generate new emotions. उनको homework assignments दी जाती हैं which are actually doing something, और it is believed कि after doing that particular thing, emotions will also be changed. तो emotions जो हैं they will be influenced by their behavior या by their homework assignments. The second important concept as far as treatments are concerned, that you break that vicious cycle that could create anxiety or depression in you. Depression, loneliness and social anxiety maintain themselves through a vicious cycle of negative experiences, negative thinking and self-defeating behavior. तो अगर ये बात है तो फिर हमें इस vicious cycle को तोड़ना है. And you can
ब्रेक दैट एट एनी पॉइंट, यानी आप अगर लोगों से मिलना जुलना कम हो गए हैं तो आप उसको ज़्यादा कर दें। अगर आप नेगेटिवली लोगों को परसीव कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जो है ब्रेक करें और लोगों को सही तरीके से इवेलुएट करना शुरू कर दें, और जिस तरह से उनका बिहेवियर नज़र आता है उसी तरह से इंटरप्रेट करें, तो rather than thinking about some ulterior motive of people. So breaking it and at any point of that vicious cycle would help decrease your depression and anxiety. एक और टेक्निक जो है जो इसी से रिलेटेड है, दैट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय मैरी एन लेडन इन 1982, एंड दैट इज़ engaging in social skills training and explanatory style therapy. इसमें क्या है कि पहले जो है वो क्लाइंट्स को ये बताया जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बताने के बाद उनको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और उन असाइनमेंट्स में ये देखा जाता है कि कैसे वो सक्सेस और फेलियर को किस तरह से एट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद उनको होमवर्क असाइनमेंट दी जाती है, और उसके बाद उनको सिखाया जाता है कि द सक्सेस शुड बी रिलेटिंग टू देयर ओन ट्रेड्स, यानी सक्सेस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल ट्रेड्स। तो इस तरह से आप काबू पाते हैं अपनी इंटरनल एक्सप्लेनेटरी नेगेटिव स्टाइल पर, और उसको पॉजिटिवली जो है वो परसीव करना जान जाते हैं और सीख जाते हैं। द थर्ड वन इज दैट यू बिकम मोर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। पहले ये ज़्यादातर बिलीव किया जाता था कि जो थेरेपिस्ट है दैट इज़ द पावरफुल पर्सन। अब ये बिलीव किया जाता है कि द क्लाइंट इज़ द पावरफुल पर्सन, और अल्टीमेटली जो पावर है वो अलॉट होनी चाहिए क्लाइंट को। सो वंस इम्प्रूवमेंट इज़ अचीव्ड, it endures best if people attribute it to factors under their own control rather than to a treatment program, क्योंकि that is sustainable. वो कंट्रोल अगर आप खुद सीख जाएंगे तो you will not be dependent on therapist, और थेरेपिस्ट जो है वो तो एक टाइम के बाद जो है वो तो थेरेपी को छोड़ना ही पड़ता है। More recent focus is less on the therapist than on how the interaction affects the client's thinking, and that has been pointed out by Neimer et al. In 1991. Although ये जो कंट्रोल है ये आपको एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप जो आपका आपके काउंसलर के साथ या आपके क्लिनिशियन के साथ है उसके नतीजे में ही मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली दैट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड सो दैट यू कुड कंट्रोल योर लाइफ एंड योर इमोशंस। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द थॉटफुल कंट्रोल इज़ हैविंग a central route to persuasion, and that provides the most enduring attitude and behavior change. तो जो कंट्रोल है दैट इज़ हैविंग अ डायरेक्ट राउट एंड रिलेशनशिप विद बिहेवियर चेंज, उसकी बजाय जो एक थेरेपिस्ट का रोल है वो पेरिफेरल राउट है, और पेरिफेरल राउट जो है यू नो दैट कि इट इज़ लेस इफेक्टिव इन बिहेवियर चेंज। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल सपोर्ट एंड वेल बीइंग। आमतौर पर ये पॉइंट आउट किया जाता है कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं दे इन फैक्ट आर फ्रॉट विद स्ट्रेस, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। It has been pointed out by Jean-Paul Sartre that hell is others. एक स्टडी में जो ब्रिटिश लोगों के साथ थी उनसे ये पूछा गया कि एक दिन पहले जो था उनको किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब किया, एंड द आंसर वाज फैमिली। सिमिलरली जब इनसे ये पूछा गया कि एक दिन पहले उनको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खुशी दी, अगेन द आंसर वाज फैमिली। सो द रिलेशनशिप ऑफ क्लोज रिलेशनशिप टू physical illness is less as compared to the joy and satisfaction that it gives us. So there is a relationship between close relationships, close links with people, and happiness. First of all, we are going to discuss the relationship between close relationships and health. It has been noticed that those who have close relationship with friends, kin, or other members of close-knit religious or community organizations, they are less likely to die prematurely. And losing such ties heightens the risk of disease. और अगर आपके पास ये ties नहीं हैं तो इससे आपकी disease का risk बढ़ जाता है। One study which was conducted by Caprio and others in 1987, and that was the study with Finnish people, and it showed that 96,000 widowed people पर ये conduct की गई थी, और that showed कि those people whose spouse died, they were twice on the risk for dying in the following week as compared to those people जिनके spouse जो थे उनकी death नहीं हुई थी. So they are more likely to die because of that stress, और वो stress क्या थी? Being away from their close relationships. In more than 80 studies, social support has been linked with better functioning cardiovascular and immune systems.
यानी जो हमारे फिजिकल इंडिकेटर्स हैं कार्डियोवैस्कुलर और इम्यून सिस्टम्स की जो बेटर फंक्शनिंग है, दैट हैज़ बीन रिलेटेड विद सोशल सपोर्ट. जितनी ज़्यादा सोशल सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा हमारा ये सिस्टम जो है दे विल बी वर्किंग इन अ हेल्दी वे. And then finally, there is a relationship between close relationships and happiness. It has been pointed out that if you have more friends, if you are having a good marital satisfactory life, then you are more happy and satisfied with your life. जो पाकिस्तान में एक स्टडी हमने वेल बीइंग पर कंडक्ट की थी and it was conducted with more than 1,000 people, it also showed that those people who are married and happily married, they are more satisfied and happy as compared to those people who are separated or divorced or never married. उनके निस्बत भी वो ज़्यादा खुश थे. So being attached to friends with whom we can share intimate thoughts has two effects. It redoubles joys and cutteth griefs in half, and that has been pointed out by Francis Bacon. इसी तरह से friendship और क्लोज रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी बात है, और उसके बाद जो है वो दूसरा एस्पेक्ट जो है दैट हैज़ बीन आल्सो स्टडीड क्वाइट अ लॉट, दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मैरिटल अटैचमेंट एंड हैप्पीनेस. एंड एज आई हैव पॉइंटेड आउट कि हमने पाकिस्तान में हमारी स्टडी में क्या शो हुआ, इसी तरह से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव शोन थ्रू देयर रिपोर्ट्स, एंड दैट studies have been conducted in American and European countries. They all have shown that compared to those single or widowed, and especially compared to those divorced or separated, married people report being happier and more satisfied with life. And that has been pointed out in a meta-analysis that was conducted by Engelhardt in 1980. So what we have discussed today, we have discussed the importance of principles of social psychology in clinical psychology. So it is important for clinicians to understand first themselves, being aware of their own biases and prejudices, and then at the same time they should be aware of the important factors which relate to person perception. And in this dimension we talked about clinical judgments कि उसमें क्या क्या errors होते हैं और उन पर flaws पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए clinicians को. Similarly, we talked about social cognitions and relationship with depression, anxiety, loneliness and physical illness. And then we talked about social and psychological approaches to treatment. And we talked about three things कि एक तो पेशेंट को कंट्रोल सिखाया जाए, और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की कि अगर आप इंटरनल चेंज ना कर सकें तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर लें जिससे इंटरनल चेंज हो जाएगी. और देयर इज़ अ नीड टू ब्रेक विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी. And finally, we discussed the importance of social support and relationships, and they have been shown to have a link with both physical illnesses and mental illnesses. और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना supportive network दोस्तों का और relations का बढ़ाएं, so that we will be able to lead a healthy and more functioning life. इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है सोशल साइकोलॉजी का वो ख़त्म होता है. अगले लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे व्हाट एवर वी हैव स्टडीड सो फॉर. अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.